जुलाई 2014 में शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो नेशनल स्पेस एजेंसी जिसका नाम होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट स्पेस एजेंसी की शुरुआत करेंगे। शेख खलीफा ने आगे जाके देश के गोल को डिस्कस किया जो कि मार्स पे प्रोब को भेजने का था 2021 तक। ये उनकी 50 साल की सालगिरह को पूरी करवाता ब्रिटेन से आज़ादी की। और उस समय तो ये अनाउंसमेंट बिल्कुल मजाक की तरह था, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि कई सारे देश एंटर कर रहे थे स्पेस इंडस्ट्री में और उनके बड़े गोल्स भी थे। मगर ये लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था एक ब्रांड न्यू स्पेस एजेंसी के लिए कि वो मार्स पे पहुंच जाए, वो भी 7 सालों के अंदर। मगर फिर भी सबको गलत साबित करते हुए यूएई ने अपना प्रोब ऑर्बिट में डाला मार्स के 9 फरवरी 2021 में। तो आज जान लेते हैं किस तरह से यूएई पहले मार्शियन मिशन में सक्सेसफुल हुआ और किस तरह से उन्होंने उसे समय पे भी किया। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो यूएई ने पहली बार प्रपोज किया था एक स्पेस एजेंसी को बनाने के लिए 2008 में। और हालांकि वो खुद नहीं करना चाहते थे इसे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक छोटे देश हैं और इस इंडस्ट्री में काफ़ी देर से शुरुआत करी है उन्होंने। तो इसी की वजह से वो एक मिलीजुली स्पेस एजेंसी बनाना चाहते थे। इसका नाम होता पैन अरब स्पेस एजेंसी, जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। हाउएवर उनका जो प्रपोजल था एक मिली हुई स्पेस एजेंसी बनाने का, उसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि कई सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का एक अनऑफिशियल स्पेस ग्रुप पहले से ही था। तो इसमें कोई भी सेंस नहीं बनता था कि एक नए को बनाया जाए। और जब उन्हें पता चला तो यूएई ने डिसाइड किया कि वो अनऑफिशियल एजेंसी को ऑफिशियल बनाएंगे 2009 में ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी फोरम में डाल के। मगर इस चीज़ के बावजूद भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं अगले कुछ सालों तक, और क्योंकि दिक्कतें आ रही थी बाकी देशों की वजह से, तो यूएई ने डिसाइड किया कि वो खुद की स्पेस एजेंसी बनाएंगे 2014 में। क्योंकि एक नेशनल स्पेस एजेंसी होना काफ़ी अच्छी बात था, बजाय कि आप एक मिली हुई स्पेस एजेंसी को क्रिएट करो। अब क्योंकि वो अपने पड़ोसियों के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते थे, यूएई ने आगे जाके पार्टनरशिप्स कर ली फ्रेंच और यूके की स्पेस एजेंसीज में 2015 में। ये यूरोपियन स्पेस पावर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी यूएई से। मगर इसका मतलब ये नहीं कि यूएई उनसे ज़्यादा पीछे था या उन्होंने कुछ किया नहीं था, क्योंकि यूएई ने नेशनल स्पेस एजेंसी बनाने से पहले ही 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया था। और जो पहली जी उनमें से 3 सैटेलाइट थी वो मोबाइल कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, जिसे बोइंग ने बनाया था अर्ली 2000s में। और ये सैटेलाइट्स, इनका नाम था थुराया 1, 2 और 3। और इन्हें लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2000, जून 2003 और जनवरी 2008 में। जो अगली दो थी वो यूरोपियन एरोनॉटिक डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने बनाई थी, जो कि बेसिकली एयरबस डिफेंस एंड स्पेस डिवीजन है। इन सैटेलाइट्स का नाम था एलिए-1 और एलिए-2, और इन्हें अप्रैल 2011 और अप्रैल 2012 में रिस्पेक्टिवली लॉन्च किया था। और आगे बढ़ते हैं लास्ट दो सैटेलाइट्स पे। तो ना कि पहले दो सेट्स की तरह वो बेसिकली पूरी तरह एयरबस और बोइंग ने बनाए थे। ये जो दो थे इनमें यूएई के खुद का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। जो मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर था उसने साउथ कोरियन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैट्रेक इनिशिएटिव के साथ पार्टनरशिप करी थी। जो मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर था उसने इंजीनियर्स को साउथ कोरिया भेजा ताकि साथ मिलकर वो डिज़ाइन और बिल्ड कर सके दुबई सेट 1 और दुबई सेट 2 को। ये दो सैटेलाइट्स लॉन्च हुए जून 2009 में और नवंबर 2013 में रिस्पेक्टिवली। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यूएई एक स्पेस पावर नहीं था किसी भी तरह से, मगर उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था डिज़ाइन करने में, बिल्ड करने में और लॉन्च करने में सैटेलाइट्स को। एनीवेज वापस जाते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट स्पेस एजेंसी पे। तो जब उनको फाउंड किया गया था 2014 में, उसके बाद उन्होंने 5 मेन इनिशिएटिव लिए थे और शुरुआत करें उसमें से अल एन स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर की। ये इनिशिएटिव काफ़ी सीधा था और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है वो रिसर्च और डेवलपमेंट करते थे अपकमिंग एमिराटी स्पेस मिशंस की। और इसके अलावा वो रिस्पॉन्सिबल थे पार्टनरशिप्स बनाने में फॉरेन स्पेस पावर के साथ भी। उनका सेकंड इनिशिएटिव था एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल प्रोग्राम बनाना जो कि ब्राइट एरोस्पेस इंजीनियर्स और रॉकेट साइंटिस्ट को बनाकर निकाले। और मई 2015 में अलिया सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कंपनी, द मैसडर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऑर्बिटल 80 के इंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया। ये बेसिकली जस्ट एक एग्रीमेंट था कि सारे ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पढ़ाएंगे और यूटिलाइज करेंगे सेम सेट ऑफ नॉलेज और स्किल्स को। ये इंश्योर करता लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी को ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में और स्ट्रीमलाइन करता उस प्रोसेस को, ताकि अकेडमिया से वर्कफोर्स में आराम से स्विच कर सके। ये एग्रीमेंट इसने एक ब्रांड न्यू डिग्री प्रोग्राम की भी शुरुआत करी, एडवांस स्पेस साइंस की, जो कि पहले अपनी काइंड थी मिडल ईस्ट में। आगे बढ़ते हुए उनका थर्ड इनिशिएटिव था एमिरेट्स मार्स मिशन। और यही चीज़ मैंने हिंट करी थी इस वीडियो की शुरुआत में आपको। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिज़ाइन और बिल्ड करने की मार्स होप प्रोब को, वो दुबई को या फिर मोर स्पेसिफिकली मोहम्मद बिन राशिद के स्पेस सेंटर को दी
दी गई थी। शेख मोहम्मद बिन राशिद जो कि रूलर थे दुबई के और लीडर थे स्पेस सेंटर के, वो उन्होंने अमेरिकन से थोड़ी हेल्प मांगी। इसमें मेनली आते थे कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली। दुबई ने इंडिया से भी मदद मांगी क्योंकि उन्होंने भी अपना पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसका नाम था मंगलयान 1 को रिकॉर्ड लो कॉस्ट $74 मिलियन से ही पूरा किया था। और इंडिया और बाकी सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की मदद लेके दुबई ने डेवलपमेंट शुरुआत करी अपने होप प्रोब की। बहुत सारा स्पेक्टिसिज्म तो था उनका पूरी दुनिया से, मगर उन्होंने पहला जो प्रोटोटाइप दिखाया दुबई एयर शो में नवंबर 2017 में। उस समय प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा था कि वो अभी भी ट्रैक पे ही है कि वो 2020 के जुलाई में लॉन्च कर देंगे, मगर क्योंकि प्रोटोटाइप अभी भी अर्ली स्टेजेस में ही था डेवलपमेंट के, स्केप्टिक्स जो है वो कन्विंस नहीं थे अभी भी। नंदलेस दुबई ने सक्सेसफुली फिनिश कर लिया कंस्ट्रक्शन को स्पेस प्रोब की बोल्डर कोलोराडो में, और प्रोब जो है उसे ट्रांसपोर्ट किया गया उसके खुद की लॉन्च साइट पे जापान में अप्रैल 2020 में। और हालांकि कई सारी दिक्कतें आई पैंडेमिक की वजह से, मगर फिर भी स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च किया गया जुलाई 2020 में और वो मार्स पहुंच गया फरवरी 2021 में। तो क्लियरली एमिरेटीज मजाक तो नहीं कर रहे थे और ये सक्सेस काफ़ी सारे इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी लेके आई कि आखिर यूएई आगे करने क्या वाला है। और ये हमको यूएई के चौथे इनिशिएटिव पे लेके आता है जो कि है एमिरेट्स लूनर मिशन। ये मिशन एक्चुअली एक्सट्रीमली नया है और इसे जस्ट सितंबर 2020 में अनाउंस किया गया है। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने आउटलाइन किया है इस गोल के प्रोग्राम को ताकि वो एक रोवर भेज सके राशिद नाम का चांद पे 2024 तक। इस रोवर को डिज़ाइन किया जाएगा स्टडी करने के लिए थर्मल प्रॉपर्टीज़ लूनर सरफेस की, और वो एनालाइज करेगा कंपोजिशन लूनर डस्ट की माइक्रोस्कोपिक डिटेल में। ये प्रोजेक्ट जो है वो मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ही चला रहा है, और जो शेख है ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट यूएई को सब्सटेंशियली एक रोवर भी भेजने में मदद करेगा मार्स पे। अगर यूएई सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है इस मिशन को तो वो चौथे देश बन जाएंगे जो कि रोवर चलाएंगे लूनर सरफेस पे। मगर ये तभी हो पाएगा अगर इंडिया उन्हें चांद तक बीट ना करे तो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं उस देश के फाइनल स्पेस इनिशिएटिव पे। हमारे पास आता है स्पेस टूरिज्म। जो यूएई है उनके पास लॉन्च कैपेबिलिटी तो नहीं है या फिर डेवलप करने की नहीं सोच रहे लॉन्च कैपेबिलिटी को एनी टाइम सून, मगर जो यूएई है वो लार्ज सपोर्टर है वर्जिन गैलेक्टिक का शुरुआत से ही। और 2009 में अबू धाबी ने $280 मिलियन इन्वेस्ट किए थे वर्जिन गैलेक्टिक में और 32% स्टेक भी ले लिया था कंपनी का। और जो यूएई है वो उम्मीद करते हैं कि वो स्पेस टूरिज्म को देने वाले वर्जिन गैलेक्टिक की मदद लेके। अब मुझे पता है आप लोगों का ज़्यादा पॉजिटिव ओपिनियन नहीं है वर्जिन गैलेक्टिक में क्योंकि वो स्पेस टूरिज्म में कई सालों से काम कर रहे हैं, मगर वर्जिन गैलेक्टिक ने अभी पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को भी लेट मई में कंप्लीट किया। और यहाँ पे रूमर्स भी हैं कि रिचर्ड ब्रैंसन ट्राई कर रहे हैं कि जेफ बेजोस को बीट कर देंगे वो स्पेस में जाने के लिए, और वो 4 जुलाई के वीकेंड पे एक ट्रिप लेके आएंगे। तो आफ्टर ऑल इतने सालों के बाद वर्जिन गैलेक्टिक फाइनली होम स्ट्रेच पे अपने कमर्शियल स्पेस टूरिज्म को लॉन्च करने का, और एक बार फाइनल सेफ्टी चेक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो यूएई उम्मीद करता है कि स्पेस टूरिज्म की शुरुआत करेंगे अल एन एयरपोर्ट से स्पेसशिप 2 की मदद लेके। और वैसे भी यूएई तो पहले से ही मेगा हब है एयरलाइनर वर्ल्ड में क्योंकि वो दोनों एमिरेट्स और एतिहाद को ओन करते हैं, तो होपफुली वो ट्रांजिशन कर पाएंगे एयरलाइन की सक्सेस को स्पेस में भी। और ये सारी चीज़ तो काफ़ी अच्छी है, मगर ये अभी भी एक सवाल छोड़ देती है किस तरह से दुबई पहली बार में ही मार्स में पहुंच गया और किस तरह से अपनी टाइम पे भी पहुंचे वो। ये सक्सेस समझाई जा सकती है कई सारे नोटेबल फैक्टर से। शुरुआत करते हैं लॉन्च कैपेबिलिटी से। जो सबसे मुश्किल और सबसे लंबा पार्ट है सैटेलाइट या प्रोब को लॉन्च करने का, वो है डेवलप और बिल्ड करना रॉकेट को। मगर यूएई जो है कम्प्लीटली स्किप कर पाया इस स्टेप को क्योंकि वो कमर्शियल लॉन्च प्रोवाइडर पे रिलाई करते हैं, और उनके ओपिनियन में नए रॉकेट्स को डेवलप करना जो कि एनवेलप को पुश नहीं करते स्टारशिप की तरह, बिल्कुल अनप्रोटेक्टिव चीज़ है। और अगर आप एक नई एडवांस्ड रॉकेट टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर रहे हो तो ये ज़्यादा सेंस बनाता है कि कमर्शियल लॉन्च प्रोवाइडर्स पे रिलाई किया जाए बजाय कि एक खुद के लिए भी रॉकेट बनाने के। और यूएई ने फुली एम्ब्रेस किया इस पर्सपेक्टिव को भी। और असाइड फ्रॉम रिलाइंग ऑन कमर्शियल लॉन्च प्रोवाइडर्स, यूएई के पास कोई भी दिक्कत नहीं है कि वो इंटरनेशनल पार्टनरशिप बनाए या फिर मदद की गुहार करें। और जैसा कि हमने डिस्कस किया यूएई ने काफ़ी हेल्प भी मांगी है कई यूनिवर्सिटीज़ से, साथ ही बोइंग, एयरबस, कोरिया, इंडिया, यूके और फ्रांस के साथ भी। और क्योंकि वो हेल्प लेते हैं बाकी एक्सपीरियंस प्लेयर्स से, तो यूएई है हेविली कटबैक कर पाता है टाइम स्पेंड ऑन ट्रायल ऑन एरर पे। और एक और मेजर एडवांटेज है यूएई के पास उनका सुपर यंग वर्कफोर्स। जो एवरेज एज ऑफ इंजीनियर है जो कि काम कर रहा है स्पेस एजेंसी में वहाँ की, सिर्फ 27 साल की है। और क्योंकि जवान वर्कफोर्स जनरली ज़्यादा एंथुजियास्टिक और एम्बिशियस होती है फ्यूचर के लिए क्योंकि उनके पास कई सारी चीज़ें होती है करने के लिए। और वैसे भी अपोलो के दिनों में जो एवरेज इंजीनियर था नासा में उसकी उम्र सिर्फ 28 साल की थी, तो ये तो सिमिलर हो गया। मगर उसके बाद से जो आज है एवरेज नासा इंजीनियर की एज वो 45.8 ईयर्स की है। और ये शायद हो सकता है की रीज़न जिसकी वजह से नासा का मोमेंटम कम हो चुका है अभी।
और एट द सेम टाइम एक यंग वर्कफोर्स सफ़र तो कर सकती है लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, मगर वहीं पे यूएई के पास कई सारी पार्टनरशिप्स है एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशन के साथ जो कि कॉम्पनसेट कर देती हैं उसके लिए। तो यूएई है ना कि सिर्फ बेनिफिट करता है यूथ और एम्बिशंस है मगर एक्सपीरियंस के साथ भी। मगर इन सारी चीज़ों के साथ ही यहाँ पे एक की फैक्टर हो जाता है जो कि आगे लेके जाता है यूएई के स्पेस एफर्ट को, वो है उनका सर्वाइवल। ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स यूएई हैवीली फोकस्ड है डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी पे, क्योंकि यूएई और मोर स्पेसिफिकली अबू धाबी की हिस्टोरिकली हैवीली डिपेंडेंट है ऑयल पे। और क्योंकि अगर आपके सारे अंडे एक ही टोकरी में होंगे तो किसी भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसी की वजह से यूएई इन्वेस्ट कर रहा है इतना सारा पैसा टूरिज्म, ट्रैवल और बिजनेस पे। जो स्पेस एजेंसी है वो लेटेस्ट एडिशन है डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट का। अब ऐसा नहीं है कि यूएई बैंकरप्ट हो जाएगा स्पेस एजेंसी के बिना या फिर ऐसा कुछ भी, मगर स्पेस एक आसान तरीका है कंटिन्यू करना कर देश की रेपुटेशन को बिल्ड करने में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंट्री में अट्रैक्ट करने के। लोग पहले से ही सोचते हैं कि यूएई लीडर है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में, क्योंकि उनकी आउटस्टैंडिंग एयरलाइंस, होटल्स और शॉपिंग सेंटर्स की वजह से। तो क्या ये ऑसम नहीं होगा कि अगर लोग यूएई को भी इनोवेटिव मांगे स्पेस लीडर की तरह भी? यूएई की गवर्नमेंट डेफिनेटली ऐसा सोचती है और इसी की वजह से वो मोटिवेटेड है अपना पूरा सपोर्ट देने के लिए एजेंसी को, चाहे वो फाइनेंस की बात हो या फिर रेगुलेशन की। इनफैक्ट यूएई ने पहले ही $5.2 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए अपने स्पेस इंडस्ट्री में। और इन ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में यूएस की, जहाँ पे अप्रूवल लेना भी कांग्रेस और एफएए से सालों लगा देता है और पूरा सपोर्ट आता है यूएई की गवर्नमेंट से। इसकी वजह से कंट्री की एयरलाइन और टूरिज्म प्रोग्राम्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। और क्योंकि उन्होंने मार्स के साथ सक्सेस पा ली है तो ऐसा लगता है उनका स्पेस प्रोग्राम भी अगले आने वाला है। और क्या आपको लगता है कि यूएई एक स्पेस लीडर बनेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप आगे देखना चाहते हो बाकी देशों को भी कि वो पूरी तरह से एम्ब्रेस करे स्पेस को। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।